सबसे पहले बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं तो उत्तराखंड में आज भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। 3000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी, चमोली उत्तरकाशी में बर्फबारी की संभावना, पिथौरागढ़ के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, हरिद्वार उधम सिंह नगर में कोहरे की आशंका, ऊपरी इलाकों में हुई है बर्फबारी से मैदानी जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है। तो बारिश और बर्फबारी को देखते हुए 6 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी हो रही है जिससे कि निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है और देखा जा रहा है इसी को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। चमोली उत्तरकाशी में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है और साथ ही बताया जा रहा है कि पिथौरागढ़ में भी ऊपरी इलाकों में जो बर्फबारी है उसकी वजह से देखा जा रहा है कि तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। तो चमोली उत्तरकाशी में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। वहीं हरिद्वार उधम सिंह नगर में कोहरे की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए धीरे धीरे करके ठंड बढ़ती ही जा रही है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है जिससे कि इसका असर साफ तौर पर निचले इलाकों में भी देखा जा रहा है। और देहरादून से सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गए। भारती जरा बताइएगा, देखा जा रहा है कि पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी हो रही है, तापमान में गिरावट और दूसरी तरफ ये भी है कि निचले इलाकों में भी इसका साफ तौर पर असर, यानी कि अब ठंड जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल ठंड बढ़ रही है और इस सीज़न में जिस तरीके से ठंड देखने को मिली है, अमूमन ऐसा नहीं होता है। नवंबर दिसंबर से ही ठंड जो है वो अपनी दस्तक दे देती है, बारिश भी हो जाती है, लेकिन इस बार नवंबर और दिसंबर अब तक की अगर हम बात करें ड्राई सीज़न ही रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ये कह रहा है कि अब मौसम में बदलाव है। देखिए जैसे कल हमने यहाँ पर देखा कि ऊपरी इलाकों में 3000 मीटर से जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई है, तो उसका असर अब मैदानी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जहाँ कोहरा है, पहाड़ों में कहीं कहीं पर जहां पाला पड़ा हुआ है, वहीं अगर हम देहरादून हरिद्वार इन इलाकों की बात करें तो यहां पर तापमान में गिरावट हुई है। 3 से 5 डिग्री तक तापमान जो है वो नीचे आ गया है और ठंड बढ़ रही है। आज भी सुबह से ही कोहरा है। देहरादून के अगर हम कुछ इलाकों की बात करें वहां पर सुबह से ही कोहरा देखने को मिल रहा है। आज के लिए भी ये कहा गया है कि अगर हम बात कर ले उत्तरकाशी के ऊपरी इलाकों की, चमोली की, पिथौरागढ़ के भी कुछ इलाकों की, तो वहां पर भी बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई हैं। बहुत शुक्रिया भारती इस पूरी जानकारी के लिए। पहाड़ों पर मौसम बदल गया है, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग के चोपता में भारी बर्फबारी हुई है। चोपता को वैसे भी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और यहाँ सर्दियों में खूब टूरिस्ट जो है वो पहुंचते हैं। अब यहाँ हुई बर्फबारी के बाद नज़ारे काफी खूबसूरत लग रहे हैं और टूरिस्टों की संख्या जो है वो भी बढ़ने की उम्मीद है। बर्फबारी के बाद फसलों को भी खासा फायदा होगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन और बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जताई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम बदलते ही बर्फबारी शुरू हो गई और पूरी बद्रीपुरी में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्य भी बाधित हो गए हैं और इस बार प्रशासन का टारगेट था कि बर्फबारी से पहले ही बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों को लगभग पूरा कर दिया जाए, लेकिन मौसम के साथ नहीं देने की वजह से एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से मास्टर प्लान के सभी काम जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से बद्रीनाथ में बर्फ की सफेद चादर दिख रही है। इससे मास्टर प्लान के जो काम है वो प्रभावित हुए हैं। पहाड़ों में अचानक मौसम बदला और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। चमोली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली में जमकर बर्फबारी हो रही है। खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं औली की, जहां हरे भरे पेड़ की बात करें तो खाली खाली दिखाई दे रहे हैं, वो बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। स्थानीय कारोबारी को भी औली में पर्यटकों के आने का इंतजार है। इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले ही पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने वाले सैलानियों के लिए अच्छी सौगात है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीर औली की है और जोशीमठ से ठीक 4 किलोमीटर ये औली है जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें बेहद खूबसूरत है और बताया जाता है कि इस मौसम में जो सैलानी है वो बड़ी संख्या में औली पहुंचते हैं।
जी, काफ़ी अच्छा और खुशी का माहौल है यहाँ पर। सभी व्यापारी जो यहाँ पे पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने काफ़ी तैयारियां की थी क्रिसमस को और न्यू ईयर को लेके। तो यहाँ आज बहुत ही खुशी का माहौल है, जो ये मौसम परिवर्तित हुआ और तेज़ बर्फबारी हो रही है। हम यहाँ से सभी का आग्रह करते हैं कि सभी पर्यटन आएँ। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट बदली है। जहां निचले इलाके में हल्की बूंदाबांदी हुई है, तो वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊंचाई पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। ताजा तस्वीरें आप हर्षिल से देख रहे हैं, जहां पर ये तस्वीर जहां पर बर्फबारी हो रही है और हल्की बर्फबारी भी जारी है। मौसम के करवट बदलने से जनपद में ठंड महसूस की जा रही है। उत्तरकाशी की यमुना घाटी के साथ ही गंगा घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। यमुना घाटी में निचली गांव की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि गांव में जमकर बर्फबारी हो रही है। लोग अपने घरों में दुबक गए हैं। वहीं गंगोत्री धाम की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर भारी बर्फबारी हुई है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है किस तरीके से बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है और लगातार बर्फबारी जारी है। हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है यहां पर, और इससे कहा जा सकता है कि ठंड जो है वो बढ़ती ही जा रही है। हालांकि ये खूबसूरत तस्वीर जो आप देख रहे हैं यमुनोत्री गंगोत्री से सामने आई है। हालांकि इन तस्वीरों को देखने के बाद कहा जाता है कि पहाड़ों पर बड़ी संख्या में सैलानी जो है इन नजारों को देखने के लिए पहुंचते हैं। चमोली से खबर मिल रही है, जहां पर पहाड़ों में हुई जमकर बर्फबारी। औली में 8 इंच, बद्रीनाथ में 1 से 1.5 इंच, वहीं हेमकुंड साहिब में 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। नीति घाटी में बर्फबारी से नीति मलारी रोड बंद है फिलहाल। बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी से आगे बर्फ जमी हुई है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी, निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बर्फबारी से नीति मलारी रोड जो है वो फिलहाल बंद हुई है। बर्फबारी होने की वजह से, बर्फ जमने की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और हेमकुंड साहिब में बताया जा रहा है कि 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है और नीति घाटी में मलारी रोड को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। तो सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल रोड को बंद कर दिया गया है, क्योंकि पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है। चमोली की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। औली में 8 इंच बर्फ जमी है। चमोली से हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जरा बताइएगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से जमकर बर्फबारी हो रही है, चाहे बात औली की करे, चमोली की करे, नीति घाटी की करे, हर जगह तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही हैं। और इस बार देखा जा रहा है कि अभी से ही जमकर बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पर। जी, निश्चित रूप से अगर पर्यटक के लिहाज से देखा जाए तो ये बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह में ही बर्फबारी हो गई है। कहीं ना कहीं जो पर्यटक स्थल है वो बर्फबारी से लगभग ढक चुके हैं, चाहे हम औली की बात कर लें या नीति घाटी की बात कर लें या चमोली के चोपता की बात कर लें, तो सभी जगहों पर बर्फ गिर गई है। हालांकि ये बर्फ अब काफ़ी मुश्किल भरी होती है, क्योंकि दिसंबर की बर्फ को पिघलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि लगातार टेम्परेचर जो है वो डाउन होता चला जाता है। हालांकि प्रशासन की ओर से पहले ही व्यवस्थाएं कर दी गई थी। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे खाद्यान्न पहुँचा दिया गया था। इसके अलावा जो विभाग हैं, लोक निर्माण विभाग हैं या बीआरओ हैं, उनको मशीनों को तैनात करने के लिए कह दिया गया था। अभी अगर बात करें तो बर्फबारी के बाद जो नीति घाटी का जो मार्ग है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो वहाँ पे बर्फबारी के बाद बंद हो चुका है। तो उसको खोलने के लिए भी बीआरओ की मशीनें अब वहाँ पे मौके पर तैनात कर दी जाएंगी और बर्फ को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या बद्रीनाथ धाम की है, जहाँ पे मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं। वहाँ पे सैकड़ों मजदूर हैं, वो भी वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि 1.5 फीट तक वहाँ पे बर्फ गिर गई है। तो बर्फ पिघलने के बाद एक बार फिर से मास्टर प्लान के काम शुरू कर दिए जाएंगे। नितिन, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि बर्फबारी होने की वजह से कई ऐसे रास्ते हैं जिनको बंद कर दिया गया सुरक्षा के लिहाज से। ये भी बताइए कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन्हें बंद किया गया है?
जी, अभी तक केवल नेशनल हाईवे जो नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग है वही सुराई ठोटा मलारी से आगे बंद है, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद फिसलन बढ़ जाती है। हालांकि इन दिनों वहाँ पे ग्रामीण नहीं रहते हैं, लेकिन सेना के जो वाहन है, आईटीबीपी हो या आर्मी हो, वो लगातार सीमावर्ती इलाकों में जाते हैं। ऐसे में बीआरओ वहाँ पे मशीनें भेजकर बर्फ को हटाने का काम शुरू कर देगा, क्योंकि आज मौसम साफ हो चुका है और धूप निकलने के बाद ये काम सारे शुरू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वो हनुमान चट्टी से आगे बंद हो चुका है, वहां पे बर्फ जम चुकी है, तो वहां पे भी बीआरओ के और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो बर्फ हटाने में जुट जाएगी। तो कहीं ना कहीं धूप खिल चुकी है, थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन फिलहाल सुबह शाम के तापमान में थोड़ी सी गिरावट जरूर आ गई है। जी, बहुत शुक्रिया नितिन इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार देर शाम आईएसबीटी समेत शहर के अन्य इलाकों का औचक निरीक्षण किया है। सीएम ने इस दौरान आईएसबीटी और आसपास के इलाकों में सड़क किनारे बैठे जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे हैं। इस दौरान सीएम ने आईएसबीटी में मौजूद यात्रियों से बातचीत कर साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी डीएम को निर्देश जारी कर दिए कि शीतलहर को देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अलाव की व्यवस्था की जाए। सीएम ने रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। तस्वीर देखिए, धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड का प्रकोप ज़्यादा है। ऐसे समय में जो हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो ठंड के दिनों में जिनके पास पर्याप्त कपड़े इत्यादि नहीं हैं, तो उनको सबको कंबल, रजाइयाँ या अन्य जो कपड़े दिए जा सकते हैं, उनको प्रशासन को सबको कहा है देखने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का एक अभियान चलाकर सब लोगों की मदद करने के लिए। नैनीताल में पार्किंग बड़ी समस्या है, लेकिन अब टूरिस्ट के लिए नए प्लान पर काम हो रहा है। शनिवार और संडे के लिए नैनीताल पालिका सरकारी संपत्ति में पार्किंग की संभावना तलाश रही है। इसमें स्कूल, कॉलेज और दूसरे स्थानों पर पार्किंग पर काम जो है वो किया जा रहा है। तो पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को घंटों के हिसाब से गाड़ी खड़ी करने की सुविधा पर काम किया जा रहा है। नैनीताल पालिका ने बाकायदा तल्लीताल स्कूल और CRST स्कूल में निरीक्षण कर 200 गाड़ियों को खड़ी होने की संभावना तलाशी है। आपको बताते चलिए, नैनीताल शहर में पार्किंग बड़ी समस्या है। हाईकोर्ट भी सड़कों पर गाड़ी लगाने पर सख्त है, लेकिन कैसे स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए टूरिस्ट को सुविधा दी जाए, ये चिंता प्रशासन की भी है। नैनीताल लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, जरा बताइए, नैनीताल में सबसे बड़ी समस्या जो है वो पार्किंग की है, और देखा जाता है वीकेंड पे तो सबसे ज्यादा आपाधापी मच जाती है कि गाड़ी कहां पार्क की जाए। लेकिन अब क्या व्यवस्था की जा रही है ताकि जो सैलानी पहुंचते हैं नैनीताल घूमने के लिए, उन्हें पार्किंग की समस्या ना हो? देखिए शांति, अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपने खुद ही कहा है कि बड़ी समस्या पार्किंग की है। हालांकि आने वाले दिनों में अब क्रिसमस और न्यू ईयर का बड़ा इवेंट यहाँ होने जा रहे हैं, तो जो होटलों की बुकिंग है वो पूरी तरीके से पैक हो चुकी है। लेकिन जो मूल समस्या है, जिस तरह से पिछले 5-6 सालों से जो पार्किंग की बड़ी समस्या आ रही है, उसका समाधान अभी तक नहीं हो सकता है। हालांकि पॉकेट पार्किंग की तरफ नैनीताल का प्रशासन जा रहा है। जो स्कूल और कॉलेज में छुट्टियां हो चुकी हैं या संडे या फिर शनिवार को जिस तरह से अवकाश रहता है, तो उन स्कूलों को भी अब पार्किंग के तौर पर डेवलप किया जा रहा है और छोटी पार्किंगों को तौर पर इनको देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने भी एक जियो जारी किया है और पालिकाओं को ये कहा है कि आप जो उनके सरकारी संपत्ति है उनको यूज में ला सकते हैं और पार्किंग के तौर पर डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हाईकोर्ट का भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी लगातार इस बात को कहा है कि आप सड़कों से गाड़ियों को हटा दें। इसी लिए जो नैनीताल की आसपास की जो सड़कें हैं, चाहे वो लिंक मार्ग हों या अंदरूनी मार्ग हों, वहां से गाड़ियों को हटा दिया गया है और सभी वाहनों को पार्किंग में भेज दिया गया है। लेकिन अब अगर पार्किंग स्थानीय लोगों की गाड़ियों से पैक रहती है तो एक बड़ी समस्या टूरिस्ट को नैनीताल में आ सकती है। हालांकि प्रशासन इस बात को लेकर भी चल रहा है कि अगर इवेंट जिस तरह से 31 या क्रिसमस होता है या कोई बड़ा इवेंट होता है शनिवार या वीकेंड में, टूरिस्ट का फ्लो अगर नैनीताल रहता है तो रूसी बाईपास या हल्द्वानी में उनको पार्क करने की व्यवस्था पर काम किया जाएगा। वहां से शटल सेवा लेकर उनको नैनीताल लेकर आया जाएगा। लेकिन इस बार ये साफ हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि सड़कों के किनारे कोई भी गाड़ियां खड़ी नहीं होंगी, चाहे वो वीकेंड हो, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो पर्यटक हो।
इसीलिए जो नैनीताल पालिका ने कुछ चीज़ों पर काम किया है, जो तलीताल GIC स्कूल है या फिर जो CRST स्कूल मल्लीताल है या इसके अलावा जो अन्य स्कूल हैं, उनके जो फील्ड हैं उनको पार्किंग के तौर पर यूज करने की बात लगातार जो पालिका है वो कर रहा है। लेकिन इसका समाधान ये एक छोटा समाधान है और कुछ समय तक ये चल सकता है, लेकिन जिस तरह से स्कूल अगर खुल जाते हैं तो बच्चों के लिए भी ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होनी है वो करनी जरूरी है, क्योंकि हाईकोर्ट पिछले दिनों ही बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो बनाना में पड़ेगा, क्योंकि नैनीताल में अक्सर देखा जाता है कि बड़ी संख्या में सैलानी जो है वो घूमने के लिए पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बताते चलिए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोनों मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। – 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नया मास्टर स्ट्रोक खेला है। बीजेपी के टारगेट पर 18 से 35 साल के अब युवा हैं, जो भले ही बीजेपी के समर्थक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली के जबरदस्त फैन है। भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर किस तरह से काम करती है, ये उनके नए नए कार्यक्रम शेड्यूल से पता चलता है। हाल ही में पार्टी ने अपने SC/ST सम्मेलन किए, तो आने वाले दिनों में पार्टी के सिख से लेकर युवा मोर्चा के सम्मेलन भी होने जा रहे हैं। अब पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर नया मास्टर स्ट्रोक उन युवाओं के बीच खेलने का प्लान किया है जो 18 से 35 साल के हैं। वो भले ही पार्टी को पसंद नहीं करते, लेकिन पीएम मोदी का वर्क स्टाइल उनकी पसंद है। भाजपा समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन, वो बीजेपी के सदस्य नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी का समर्थन करते हैं। मोदी जी की सरकार पुनः, ऐसा उनके हृदय में भाव रहता है। तो ऐसे सब लोगों को भी हम लोग युवा मोर्चे के माध्यम से कार्यक्रम करने वाले हैं और उनको जोड़ने के लिए, उनके आमंत्रण के लिए हर, चाहे इंस्टीट्यूट के छात्र हों, चाहे वो पॉलिटेक्निक के छात्र हों और चाहे वो सरकारी किसी में। पार्टी नेताओं को लगता है कि 2014 के बाद से पीएम मोदी ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, उससे युवाओं की सोच बदली है और ऐसे ही लोगों को बीजेपी की कार्यशैली समझाई जाएगी। युवा मोर्चा ऐसे युवाओं के बीच जाएगा जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो 18 से 35 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं, निश्चित तौर पर वो भी उस विषय को देख रहे हैं, वो भी उस विषय को समझ रहे हैं और वो भी मोदी जी के इस जो ग्लोबल लीडर के रूप में मोदी जी ने पूरे विश्व को समाधान दिए हैं, उससे वो प्रभावित भी हुए हैं। देखिए, मोदी जी का फैन तो आज की डेट में हर कोई है, ये कहना उचित नहीं होगा कि कुछ ही सिलेक्टेड लोग हैं। देखिए, युवाओं में उनका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है और युवाओं को ही हम लोगों ने अपनी ओर आकर्षित करने का विचार बनाया हुआ है, क्योंकि 18 साल के जो युवा हैं वो पहली बार वोट करेंगे और उनको ये पता होना चाहिए कि मोदी जी की जो उपलब्धियां और दृष्टिकोण है वो बिल्कुल राष्ट्र हित में है। यानी बीजेपी ने 2024 की पिच एक बार फिर से युवाओं को साधने के लिए तैयार की है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बार फिर से विजय पताका लहराया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उन्याल की रिपोर्ट। नैनीताल में बाहरी राज्यों से आकर बिना परमिशन के लग रही फड़ दुकानों पर सख्ती शुरू हो गई। नगर पालिका ने ऐसे सभी दुकानदारों को तत्काल यहां से हटाने के निर्देश दिए हैं। ईओ ने खुद मौका मुआयना भी किया है और फड़ कारोबारियों के लाइसेंस चेक किया गया। इस दौरान रेहड़ी पटरी दुकानदारों को कहा गया कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो तुरंत दुकानें हटा लेंगे। नगर पालिका ने यहाँ सिर्फ 121 दुकानों के लाइसेंस दिए हैं, लेकिन यहाँ 500 से ज्यादा अवैध रूप से दुकानें लग रही हैं। के निर्देश थे कि यहाँ पे फड़ वालों में 121 जिनको लाइसेंस दी गई है नगर पालिका के द्वारा, उनको उनके जो स्थान भी किए गए हैं अलॉट, तो उनको उसी स्थान पे लगाना है। यही बार बार संज्ञान में आ रहा था कि यहाँ पे एक की जगह कई लोग लगा रहे हैं और अनाधिकृत तरीके से दूसरी साइड भी जहाँ पे अलॉट नहीं किया गया, इलीगल तरीके से वो लगा रहे हैं। इस पर कार्रवाई की जा रही। उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पीएम मोदी के सुझाव प्लान पर पर्यटन विभाग जो है वो काम करेगा। डेस्टिनेशन वेडिंग की मार्केट बढ़े और नए सेटअप तैयार हो, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP तैयार होगी। लेकिन आसान दिखने वाले काम में पर्यटन विभाग के सामने कई चैलेंज होंगे। पर्यटन विभाग वैसे तो हाल के सालों में कुछ नया काम करने में नाकाम रहा।
लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बताए गए प्लान पर काम जरूर करना चाहता है। मेक इन इंडिया जैसा है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर पर्यटन विभाग जल्द एसओपी जारी करेगा। मतलब ये कि इस सेक्टर में अगर कोई कारोबारी इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या करना होगा, ये पर्यटन विभाग बताएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, इम्पेटस हुआ, बहुत बड़ा हमें प्रोत्साहन मिला और हम पूरे उत्तराखंड के अंदर वेडिंग डेस्टिनेशन जो है इसको प्रोत्साहन करने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ एसओपीज भी बनाएंगे, कुछ इसको प्रोत्साहन करने की बातें भी हम रखेंगे। पर्यटन मंत्री ने आसानी से अपनी बात कह दी, लेकिन उत्तराखंड में ये काम आसान नहीं है। औली में 2019 में गुप्ता फैमिली की डेस्टिनेशन वेडिंग के बाद सवालों में घिरी। हाईकोर्ट ने पर्यावरण, प्रदूषण और हेली उड़ानों से जोड़कर सवाल पूछा कि आखिर औली में परमिशन किसने दी। ऐसे में डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर बन रही नई एसओपी में इन्हीं बिंदुओं का ध्यान रखा जा रहा है। वेडिंग डेस्टिनेशन एरिया या जमीन रिजर्व फॉरेस्ट के नजदीक न हो। वेडिंग सेटअप से पर्यावरण और वन्य जीवों को नुकसान न हो। शादी समारोह में कूड़े को डिस्पोज करने की उचित व्यवस्था हो। मकसद ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का प्लान भी आगे बढ़े और शादी करने वालों से लेकर कारोबार करने वालों को कोई दिक्कत ना हो। वहाँ होटल्स आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं रहेगी और आपको पता जायरोकॉप्टर को हम ला रहे हैं, तो इसके लिए भी आज या कल में जायरोकॉप्टर आने वाला, उसकी भी जो फ्लाइट्स होंगी। तो मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी आप इस काम को शुरू कर देंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे होम स्टे भी चलेंगे और अभी जो हमारे टीआरएच बन रहे हैं वो सभी वेडिंग डेस्टिनेशन के हिसाब से बन रहे हैं। प्लान प्रधानमंत्री का है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने का काम पर्यटन विभाग को करना है, पर इस सेक्टर में निवेश करने वालों को अभी गाइडलाइन आने का इंतजार करना होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।